हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी की न्यू क्लास। दोस्तों, मैं भूकंप के बारे में काफ़ी कुछ बता भी चुका हूँ। अब मैं इस अपनी नेक्स्ट वीडियो में भूकंप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंपों के प्रकार। दोस्तों, भूकंप वैसे तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, ठीक है, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप और गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। ठीक है दोस्तों, तो छिछले उद्गम केंद्र के जो भूकंप है वो सबसे अधिक हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? सबसे अधिक हानिकारक है छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप हैं। ठीक है, छिछले का मतलब है सतह के समीप आना। ठीक है, जो सतह से पृथ्वी की जो सतह, ऊपरी सतह, उससे लगभग 20-30 किलोमीटर नीचे या फिर 4-5 या 6-7 या 10-15 किलोमीटर नीचे जो पैदा होंगे वो छिछले उद्गम केंद्र पर। मैंने बताया ही नहीं, 0 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है भूकंप मूल है, जो जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, भूकंप मूल कहते हैं जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। तो भूकंप मूल अगर 0 से 50 किलोमीटर तक के नीचे है पृथ्वी के, ठीक है, ऊपरी सतह से नीचे जा रहा है, तो क्या है, छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप है। और वो जो है सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। ठीक है, उनका कम परिमाण होता है, 1 से 5 मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये जितना मैग्नीट्यूड कम है तो उतना ही ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, 1 से 5 मैग्नीट्यूड का। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप। मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, और ये क्या है कि भूकंप मूल जो है इनका 50 से 250 किलोमीटर तक होता है। 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक का। ठीक है, तो इनका जो विनाशकारी प्रभाव है थोड़ा कम हो जाता है पहले की अपेक्षा। जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से नीचे जाते रहेंगे उतना ही भूकंप का जो प्रभाव है कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऊपरी सतह पर करीब होता भूकंप पैदा तो बहुत ज़्यादा हानि होगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, फिर आता है गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप। ये देखिए, गहरे उद्गम केंद्र का भूकंप, तो ये जो है 250 से मतलब 250 से 700 किलोमीटर तक या उससे अधिक है तो भी ये इसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो मध्यम और गहरे उद्गम केंद्र के जो भूकंप है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 से 8 के बीच लाई करता है, 5 से 8 या उससे अधिक तक। ठीक है, अब कुछ भूकंप ये भी देखे जाते हैं कभी कभी कि चर्चा में आते हैं कि ये कोलैप्स भूकंप है या विस्फोटक भूकंप है या बांध जनित भूकंप है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि कौन सा भूकंप है। ठीक है, तो जो कोलैप्स भूकंप है वो है जैसे खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप। खनन क्षेत्र जो करते हैं हम, जहाँ से कोयला निकालते हैं खानों में से, या फिर जो खनिज अयस्क होते हैं, ठीक है, वो निकालते हैं, या फिर जैसे कि हम सेल गैस निकालते हैं या खनिज तेल निकालते हैं, तो चट्टानें जो खाली हो जाती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो जब कमज़ोर पड़ जाती है बरसात के समय तो बहुत तेज़ी के साथ गिरती हैं, तो उनसे जो भूकंप आता है वो कोलैप्स भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैप्स भूकंप। ठीक है दोस्तों, और फिर है ये विस्फोटक भूकंप। ठीक है, तो विस्फोटक भूकंप है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ठीक है, तो परमाणु या रासायनिक विस्फोट से उत्पन्न जो भूकंप है वो विस्फोटक भूकंप कहलाते हैं। जैसे कोई देश अगर परमाणु विस्फोट कर रहा है या परमाणु परीक्षण कर रहा है तो उससे भूकंप उस एरिया में काफ़ी चौड़े एरिया में भूकंप का महसूस होगा, भूकंप के झटके महसूस होंगे। ठीक है दोस्तों, अपने यहाँ भी हुआ था जब हमारे अपने देश में हुआ था। ठीक है, परमाणु परीक्षण किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था। ठीक है, विस्फोटक भूकंप। उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने भी करवाया था। अब आता है बांध जनित या कृत्रिम भूकंप। ठीक है, तो जैसे जैसे बड़े बांधों का हम निर्माण करते जाएंगे तो उनके टूटने का खतरा रहता है। तो बड़े बांधों के टूटने से जो उत्पन्न भूकंप होते हैं, ठीक है, जैसे अगर बड़े बांध टूट गए तो इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, इतनी ज़्यादा पानी उसमें से निकलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो चट्टाने की चट्टाने या बिल्डिंग की बिल्डिंग बहा के अपने साथ ले जाता है, इतनी तेज़ पानी छोड़ता है वहाँ से। ठीक है, तो ये कहते हैं बांध जनित भूकंप या कृत्रिम भूकंप। ठीक है, अब आता है मेजरमेंट ऑफ सिस्मिक इंटेंसिटी। ठीक है, अर्थात
जो भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे किया जाए। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता के मापन के 2 स्केल हैं। पहला है रिक्टर स्केल, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है एग्जाम में रिक्टर स्केल के बारे में पूछा जाता है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो रिक्टर स्केल क्या है? रिक्टर स्केल है, इस रिक्टर स्केल को रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस पे जो अंक होते हैं 0 से 10 तक अंक होते हैं। कितने होते हैं? 0 से 10 तक। और इस स्केल पर 1 अंक की वृद्धि होती है। रिक्टर स्केल पर अगर 1 अंक की वृद्धि होती है, जो भूकंप की जो तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि होती है। कितनी? 10 गुना। ठीक है, भूकंप की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि होती है। फिर और ऊर्जा जो निकलती है उससे 32 गुना ऊर्जा अधिक निकलती है। 32 गुना ऊर्जा निकलती है। ठीक है दोस्तों, 32 गुना। ठीक है, ये याद रखना है। और रिक्टर स्केल क्या है कि ये गणित या मापक है, गणित के आधार पर इसे दर्शाया गया है। ठीक है, और ये लॉग के आधार पर, ये क्या है कि लोगारिथम पढ़ा ना हमने, मैथ में पढ़ा था। ठीक है, तो लॉग के आधार पर इसका जो है मापन किया जाता है। और चार्ल्स रिक्टर ने इसे खोजा था। चार्ल्स रिक्टर ने अपने ही नाम पर इसे रख दिया था रिक्टर स्केल। ठीक है, और ये ओपन एंडेड स्केल है। ओपन एंडेड स्केल का मतलब अगर भविष्य में इससे मतलब 10 से भी ज़्यादा का अगर कोई भूकंप आता है तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, 10 से 15 तक ले जा सकते हैं, 12 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ओपन एंडेड स्केल है। ठीक है, इसमें मापन बढ़ाया जा सकता है। और ये क्या है? मात्रात्मक स्केल है। ठीक है, मात्रात्मक तकनीकी स्केल है। ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि सत्यनिष्ठता या मतलब वस्तुनिष्ठता। ठीक है, वस्तुनिष्ठता कहते हैं कि इसमें अपने विचार कम होते हैं लेकिन वैज्ञानिक विचार ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, अब आता हूँ मैं मर्केली स्केल। ठीक है, तो मर्केली स्केल जो है उसे मर्केली ने खोजा था। ठीक है, मर्केली स्केल कह दिया उसने अपने नाम पर ही। अब ये क्या है? भूकंप की जो तीव्रता है, जो भूकंप को जो मापता है, भूकंप के प्रभाव को, तो भूकंप को तीव्रता के बजाय वह उससे हुए नुकसान से नापता है। ठीक है, कि कितना नुकसान हुआ है उसके आधार पर। अभी नुकसान मतलब कि हो गया किसी कारण उससे, और भूकंप भी उस दौरान आया था, और हो गया किसी और कारण से, वो कह दे कि भूस्खलन हुआ, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हानिकारक था। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो भूकंप को तीव्रता के बजाय उससे हुए नुकसान से नापता है ये। ठीक है, उससे हुए नुकसान या आघात माने चोट के आधार पर मापन करता है। और जब ये इसके आधार पर करता है, नुकसान के आधार पर, तो ये क्या है? कम वैज्ञानिक पैमाना है। ठीक है, ये गणितीय आधार पर नहीं है, कम वैज्ञानिक पैमाना है। और ये क्या है? अनुभव प्रधान स्केल है। अनुभव प्रधान स्केल। ठीक है, अनुभव के आधार पर लोग बाग कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक मतलब बहुत ज़्यादा विनाशक भूकंप आया था। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि अनुभव के आधार पर, कह तो सकते हैं लेकिन ये कम वैज्ञानिक होगा ऐसा कहना। ठीक है, और 1 से 12 तक की संख्याएं जो है मर्केली स्केल पर लिखी होती हैं। ठीक है, 1 से 12 तक की संख्याएं। और ये जो है मर्केली स्केल जो है क्लोज एंडेड स्केल है। क्या है? क्लोज एंडेड स्केल। इस पे जो है 1 से 12 तक ही संख्याएं लिखी गई हैं, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसा रिक्टर स्केल पर हम कहाँ जा रहे थे? 10 से आगे जा रहे थे। 10 से आगे जाएंगे तो उससे क्या है कि भाई हम अगर भविष्य में भूकंप ज़्यादा घातक आता तो उस पर हम उसे बढ़ा सकते हैं अंक को। लेकिन मर्केली स्केल पर 1 से 12 तक है, 12 से आगे नहीं जाएंगे तो क्या है? क्लोज एंडेड स्केल है। ठीक है, और इसे सामान्य रेखीय स्केल भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य रेखीय स्केल, क्योंकि इसमें कोई तकनीकी इतनी यूज नहीं की गई है। लेकिन गुणात्मक स्केल है। ठीक है, गुणात्मक का मतलब अनुभव के आधार पर कई सारे वर्णन किए जाते, कई सारी चीज़ें देख कर वो बताता है कि भाई हाँ गुणात्मक स्केल। ठीक है, कि प्रभाव के कैसा प्रभाव है, कितना नुकसान है, किस किस क्षेत्र में क्या क्या गिरा है। ठीक है, तो गुणात्मक स्केल है। ठीक है, अब इस समय व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता मतलब सब्जेक्टिविटी होती है। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब है लोग बाग अपने विचार दे देते हैं। किसी को लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है, कम मतलब कम हानिकारक है, कोई कह रहा है कि नहीं ज़्यादा विनाशकारक है, तो क्या है? अपने अपने विचार देते हैं भूकंप के बारे में। तो क्या है? व्यक्ति निष्ठा। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा इसके दूसरी साइड भी है इस पेज के, मैं बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, यह है अर्थक्वेक अफेक्टेड बेल्ट। ठीक है दोस्तों, अर्थक्वेक अफेक्टेड बेल्ट। ठीक है, मतलब भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सा। और ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा भूकंप या ज्वालामुखी से संबंधित प्रभावित क्षेत्र कौन सा है।
तो भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र है परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो विश्व के जो 63% जो भूकंप हैं यहीं पर परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभिसरण भी होता है, मतलब कि चट्टानें आपस में टकराती हैं। ठीक है, और भ्रंशर भी होता है, मतलब चट्टानें दूर दूर भी जाती हैं, टूटती हैं, और ज्वालामुखी क्रिया भी होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ठीक है, और दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी मतलब दो महाद्वीपों के बीच। ठीक है, तो 21% जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। इसे भ्रंश मूलक और संतुलन मूलक भी कहते हैं। मतलब भ्रंश मूलक इसमें चट्टानें टूटती हैं, दूर दूर जाती हैं, या फिर संतुलन मूलक का मतलब है वो संतुलन की अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने को संतुलन की अवस्था में प्राप्त करने के लिए भूकंप आते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो क्या है? संतुलन मूलक। इसे अल्पाइन पेटी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है अल्पाइन पेटी इसलिए कहते हैं, जो पर्वतों की ऊपरी जो चोटियाँ होती हैं, ऊपरी वनस्पति होती है, तो उनके बीच जो भूकंप आते हैं उसे अल्पाइन पेटी कहते हैं। अल्पाइन वृक्ष भी पाए जाते हैं वहाँ पर। तो अल्पाइन पेटी मतलब आल्प्स और हिमालय पर्वत। ठीक है, तो जो चोटियाँ हैं वहाँ पर। ठीक है, अब ये जो है कहाँ कहाँ पर है? मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी जो भारत का हिमालय क्षेत्र है, म्यांमार की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और यूरोप का जो आल्प्स पर्वत है, वो सब क्या है? मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। ठीक है दोस्तों, फिर है मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है, फिर क्या है? मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी में क्या होता है कि ये अपसारी भ्रंशन के कारण है, तो इसमें जो कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी वो है जो मतलब एक तरफ मैं इसमें दिखाना चाहूँगा मैप में। ठीक है, ये जो है मध्य अटलांटिक पेटी है। ठीक है, मध्य अटलांटिक ये जो पेटी है ये मध्य अटलांटिक पेटी। तो इसमें क्या है कि ये वाला पार्ट इधर जा रहा है और वो वाला उधर जा रहा है, तो इसमें जो अपसरण हो रहा है, ठीक है, ये दूर दूर जा रही है, तो इसमें चटकन हो रहा है। तो इस पर क्या है कि ना तो इतनी ज्वालामुखी भी नहीं आ रही है, और यहाँ पर भूकंप भी बहुत हल्के हल्के झटके लगते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये रिंग ऑफ फायर का भाग है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर ये एक इधर है परिप्रशांत पेटी, क्योंकि प्रशांत महासागर है, और दूसरी तरफ इधर एक गोल घूम के आ जाते हैं ना, तो ये जो है ये भी क्या है? परिप्रशांत पेटी है। ठीक है, अब ये देखो बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत बने हुए, ये सब ज्वालामुखियाँ ही आती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी यहाँ पर, तो क्या है? परिप्रशांत पेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। फिर सबसे कम आते हैं इस वाली पेटी पे। ठीक है दोस्तों, सबसे कम आते हैं इस वाली पेटी पे, और दूसरे स्थान पर जो आते हैं मैंने ये दिखाया था आपको, ये ठीक है, ये वाली जो पेटी है ये मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहाँ से ये गुजर रही है, इसे ये जो गई है। ठीक है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पे इस पर सबसे ज़्यादा रिंग ऑफ फायर में, फिर दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी, फिर है मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट है हमारा इसमें पॉइंट कि भूकंप के लाभकारी प्रभाव। ठीक है, भूकंप के लाभकारी प्रभाव कौन कौन से हैं? तो भूकंपों में क्या है कि जैसे कि भूकंप जब बहुत तेजी से आते हैं तो वहाँ की मिट्टी उखड़ के कहीं और गिरती है एकदम से बहुत तेजी के साथ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि गर्तों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब गर्तों का निर्माण हो, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, तो बहुत बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं, छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े तक के। ठीक है, तो उन गड्ढों में जो है बरसात के समय में या नदी में जब बाढ़ के समय या समुद्र से भाटा के ज्वार के समय क्या है कि जल एकत्रित हो जाता है, और जल एकत्रित होने झील बन जाती है। जब झील बन जाती है तो झीलों से आप जानती हैं कि क्या क्या हो सकता है, मछली पालन भी होता है, पशु पक्षी वहाँ पर आकर चुगते हैं। ठीक है, इसमें अब ये है कि जब आप समुद्रों में भी ऐसे होता है, भूकंप के कारण कुछ स्थान टूट गया भूकंप के कारण, और वो समुद्र में चला गया। ठीक है, या फिर खाड़ी में कोई गड्ढा बन गया, ठीक है, बहुत बड़ा, तो क्या होता है कि खाड़ियों में प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण होता है भूकंप से। ठीक है दोस्तों, अब दबाव व भ्रंशन से क्या है कि दबाव और भ्रंशन होता है तो पृथ्वी के अंदर जो मूल्यवान पदार्थ और दुर्लभ खनिज हैं वो आंतरिक परतों से पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं। ठीक है, तो भूकंपों के कारण। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो पृथ्वी की आंतरिक बनावट की जो जानकारी है ना, तो हम भूकंप से बहुत अच्छे से मिलती है। तो आप ये कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की बनावट की जानकारी का मतलब सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो भूकंपों का अध्ययन, भूकंपों से हम ये जानकारी कर सकते हैं। ठीक है,
अब ज्वालामुखी भूकंप से क्या है कि ज्वालामुखी भूकंप में क्या होता है, लावा और मैग्मा निकलता है, तो उससे क्या होता है, नए धरातलीय क्रस्ट का निर्माण होता है। वो सतह पर आकर जमता है तो उससे नई नई परतें बनती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, और अच्छे से लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इतना ही इसमें।